Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल लर्निंग के लेसन नंबर 14 में खुश आमदीद। अपनी सीरीज़ का ये 14वां लेसन है और फंक्शन एंड फार्मूला लर्निंग का लेसन नंबर 2 आप कह सकते हैं। एक्चुअली ये लेसन नंबर 1 ही है, क्योंकि लेसन नंबर 13 में या इससे पिछले लेसन में हमने देखा था ऑटो फिल बॉक्स, ये जो राइट बॉटम पे आता है, इसकी फंक्शनैलिटी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं तो वेल एंड गुड। अगर इसको रिवाइज कर लें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होना होता है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पिंग होगा। तो ये हमारी वही शीट थी। मैं इसमें से ये फॉर एग्जांपल ये भी हमारे पास एक लेसन है कि सबको क्लियर करना है। तो कैसे करेंगे हम? यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी और क्लियर में जाके आप क्लियर ऑल कर सकते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल मैं ये फार्मूलाज की तरफ जाने से पहले अज्यूम करें कि मैं एक्सेल पे काम कर रहा हूँ और मुझे कहा जाता है कि 3.47 प्लस 5.09 को सॉल्व करें। तो मैंने सिंपली लिखा जो कुछ मुझे कहा गया, 3.47 प्लस 5.09, और मैंने ये ख्याल किया कि ज़रा एक्सेल स्ट्रांग तो है। लेकिन जब मैंने लिख के देखा तो ये तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, बल्कि एज टेक्स्ट लिख दिया गया है। अच्छा, एज टेक्स्ट इसने क्यों लिखा? हालांकि 3.47 प्लस 5.09 सीधी सी बात है, इसमें हमने कोई टेक्स्ट भी नहीं लिखी, कोई अल्फ़ाबेट्स भी नहीं लिखे, तो इसको रिजॉल्व होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। इस बात का जवाब देने से पहले आप ये देखिए कि फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि सॉल्व 3.47 प्लस 5.09, और अगर मेरी एजम्पशन ठीक थी कि जब मैं ये 3.47 प्लस 5.09 लिखूं तो इसको सॉल्व कर देना चाहिए, तो यहाँ से मैं एंटर प्रेस करूँ, ये तो सॉल्व कर देगा जो भी इसका आंसर है। तो फिर मैं ये किसी को कैसे लिख के बता सकता हूँ कि किस चीज़ को सॉल्व करना है? इस चीज़ से निकलने के लिए एक्चुअली एक्सेल के दो मोड हैं। एक है टेक्स्ट या राइटिंग या टाइपिंग मोड, और दूसरा है कैलकुलेशन मोड। हमें इंटेंशनली एक्सप्लिसिटली एक्सेल को बताना पड़ता है कि अभी कैलकुलेशन मोड स्टार्ट हुआ, क्योंकि अगर ये हर वक्त कैलकुलेशन मोड में रहेगा तो ये तो हमें लिखने नहीं देगा 3.47 या जो कुछ भी हम क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं। तो ये कैसे बताया जाता है एक्सेल को कि अभी कैलकुलेशन मोड है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन मोड बताने के लिए अगर हम सेल में टाइप करना शुरू करें इक्वल्स टू से, ये मैंने लिखा इक्वल्स टू, तो अब वही एक्सेल वही वर्कशीट आपकी चली गई कैलकुलेशन मोड में। तो अगर मैं इधर लिखूंगा 3.47 प्लस 5. ये है हमारा एक बुनियादी चीज कि अगर आपके पास, तो ये आंसर आ गया आपके पास 8.56। सिर्फ क्योंकि मैं वाइट बोर्ड बनाऊंगा, इसका थोड़ा जूम, ये जूम हमने देखा था, जूम में कर ले जाता हूँ 300% ताकि, और इस एरिया का थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसका लाइट इफेक्ट कम करने के लिए, या जस्ट उसके लिए आपको, और फॉन्ट जो है वो वाइट में चला गया। आपने देखा कि वही एक्सेल जो पहले इसको एज ए टेक्स्ट लिख रहा था, अब हमने उसको यूज करके तो कैलकुलेशन 8.56 इसका आंसर आया। अब जब लिख चुके तो हमें ख्याल आया कि नहीं एक्चुअली ये 5.92 था जिसको ऐड करना था। असल क्वेश्चन ये है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जबकि इधर तो मुझे अब लिखा नजर आ रहा है 8.56, तो फिर अब मैं कैसे चेंज करूं? जो ओरिजिनल रकम थी वो किधर है, जो मेरा क्वेश्चन था? जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। जो आपने टाइप किया था, एक्चुअली लिखा था, वो सब इधर आ रहा है टॉप फार्मूला बार में, 3.47 प्लस 5.09। तो आप इधर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, या इधर ही डबल क्लिक करके एडिटिंग मोड में जाएंगे तो ये वैसा ही आ जाएगा जैसे आपने स्टार्ट किया था। तो मैंने लिखा इधर 5.92, हमारे पास चेंज हो गया। ये प्रैक्टिस करते हुए एक सेंस उभरता है कि अगर मुझे, ये तो एक क्वेश्चन था, ज़रा मैं अपने कैलकुलेटर से भी करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल ये नया कॉम्बिनेशन आ गया मेरे पास, 3.47 प्लस 5.1600 प्लस 6256.3,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं फिर इधर जाऊंगा, फिर इसको, और ये एक प्रोसेस है एडिट करने का, 1600 प्लस 2356.7, तो मैं इस तरह लिखूंगा। क्या इससे कोई थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन हो सकता है? एग्जैक्टली इससे बेटर ऑप्शन ये है कि लेट अस फर्स्ट क्लियर ऑल दिस। मैंने डिलीट को प्रेस किया कि एक्सेल रेफरेंसेस को कंसिडर करता है। रेफरेंसेस मतलब मैं लिख सकता हूं इक्वल्स टू C3 प्लस B3। वो फिलॉसफी वही है, इक्वल्स टू के साथ कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई, लेकिन नंबर देने के बजाय मैंने लिखा C3 कि C3 जो सेल है उसको प्लस करो B3 के साथ। तो अब क्या होगा, अब हमारा इधर सिर्फ एक हमने दे दिया कि हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, और जो एक्चुअल आपके नंबर्स हैं जिनके साथ जिनको आपने कंप्यूट करना है, जिनको कैलकुलेट करना है, वो नहीं दिए, उनको हमने वेरिएबल बना दिया। जब मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो आंसर आ गया 0। 0 इसलिए आया कि B2 और C2 में कुछ भी नहीं। अब ये B2 में 4.7 टाइप कर रहे हैं तो इसमें आंसर आ गया 4.7, और C में अगर आप टाइप करें 67 तो ये उसने ऐड अप कर दिया, 67 प्लस 4 71.7। सो ये अगर आप जाके देखेंगे तो उसमें क्या है, उसमें सिंपली C3 प्लस B3 है। इस तरीके से हमने क्या किया, जो हमारी करेक्शन थी हम बड़ी आसानी से अब करेक्शन, फॉर एग्जांपल 4.7 करेक्शन कर सकते हैं, या नए नंबर्स के साथ अगर चेक करना है अपने फार्मूला तो आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे 78 करता हूँ तो सिंपली सेल में जाइए, मैंने यहाँ पे 900 और समथिंग कुछ करना है तो वो उसको कंसिडर करेगा। सो समरी ये हुई कि अभी पहले हमने देखा कि कैलकुलेशन मोड इसका कैसे ऑन होता है, वो है इक्वल्स टू साइन या प्लस साइन के साथ। इक्वल्स टू साइन जो है ये मोस्ट यूज होने वाला है, बल्कि इसी को प्रैक्टिस में यूज किया जाता है। और उसके बाद आप रेफरेंस दे सकते हैं, और रेफरेंस की कोई लिमिट नहीं, 1 2 और कहाँ किस सेल का रेफरेंस देता है इसकी भी कोई लिमिट नहीं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को प्लस करके ये जो E2 है इसमें E3 है, इसमें से जो को लिखा है उसको माइनस कर दिया जाए, तो मैं सिंपली माइनस E3। अभी आप देखेंगे यहाँ पे है 9165, तो यहाँ से मैंने लिखा 65 E3 में, तो D ने क्या कर दिया, D3 ने उसको 9100 कर दिया। सो और ये बात भी अपने उसमें रखें कंसिडरेशन में कि ये ज़रूरी नहीं कि रो 3 में ही आपने लिखना तो उसको रेफरेंस लेगा, कोई भी वैलिड सेल एड्रेस। फॉर एग्जांपल फिर मुझे ख्याल आया कि इधर जो कुछ लिखा होगा D4 में इसको उसमें ऐड होना चाहिए, तो मैं जाऊंगा D3 में जहाँ पे मैं करना चाहता हूँ प्लस, और अभी मैं आपको एक नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। प्लस के बाद मैंने लिखना था D4, इससे पहले मैं टाइप कर रहा था D4। अभी आप टाइप करने की बजाय D4 पे जाइए, ये मेरा माउस चला गया, वहां पे क्लिक करें तो ये देखिए उसने खुद बहुत उसका एड्रेस पे कर लिया, प्लस D4। एंटर प्रेस करें तो D4 में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको, फॉर एग्जांपल मैंने D4 में 100 लिखा तो उसने 9200 कर लिया। सो हम कर सकते हैं, और ये बेसिक है, और इसी को लेके हमने आगे जाएंगे तो फिर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। अभी ये देखिए कि मेरे पास क्वेश्चन है टेबल ऑफ स्क्वेयर्स। स्क्वेयर्स मतलब मुरब्बा। फॉर एग्जांपल 2 का मुरब्बा क्या है, 2 का मुरब्बा है 4, 3 का मुरब्बा है 9, 4 का मुरब्बा है 4 का स्क्वायर, 4 का मुरब्बा हुआ 16। मुझे ये लिखना है 10 तक, तो ये तो मैनुअली मैंने टाइप किया, और अगर हम इसको कैलकुलेशन के जरिए करना चाहें तो डेफिनेटली चूंकि ये स्क्वायर था मैंने लिखा इज इक्वल टू, स्क्वायर का मतलब है B2 को मल्टीप्लाई करना है B2 के साथ, B2 को मल्टीप्लाई करना है B2 के साथ, क्योंकि हम इसका स्क्वायर लेना चाहिए। स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाइड बाई, दोबारा B2 के ऊपर क्लिक करें या आप टाइप कर लें तो 4 आ गया। ओ नीचे मैंने लिखा 3। अच्छा, ये जो सीरीज है लेफ्ट साइड वाली, ये मुझे ज़हन में आया कि मैं क्यों ना एक ही दफ़ा, ये हमने इससे पहले पढ़ा था, 3 लिखा, 10 तक लेके जाना है तो आप इसको 2 और 3 स्टेप वैल्यू हमने दे दी, तो आराम से इसको, चलिए 8 तक लिख लिया हमने।
और तो अब मुझे ये ख्याल आ रहा है कि यहाँ पे जब मैंने लिखा था, ये लिखा हुआ है B2 मल्टीप्लाइड बाई B2, और नीचे वाले सेल में मुझे मल्टीप्लाई करना है किसको, B3 को मल्टीप्लाई करना है B3 के साथ। तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ B2 मल्टीप्लाइड बाई B2, तो ये तो नीचे भी लिख देगा B2 बाई मल्टी, ये इधर जो लिखेगा ये मैं मैनुअली टाइप कर रहा हूँ, B2 मल्टीप्लाइड बाई B2। तो आंसर क्या आएगा, आंसर तो डेफिनेटली 4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं उसको ड्रैग करता हूँ, ऑटोफिल को यूज़ करता हूँ, तो वो चूंकि कॉपी करेगा जो कुछ इसमें लिखा हुआ है B2 मल्टीप्लाइड बाई B2, तो नीचे तो फिर 4 आ जाएगा, नीचे फिर 4, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा इस मौके पे, मुझे मैनुअली ही इज इक्वल टू B3 मल्टीप्लाइड बाई B3 और C3, और साथ ही आपको ये आइडिया जहन में आ रहा होगा कि कहीं मतलब कोई इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन रहना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे ये सारा टाइप करना पड़ेगा, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। और सो कंप्यूटर के होते हुए भी हमें थोड़ी सी मशक्कत करना पड़ रही है, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये है टेबल ऑफ स्क्वायर्स, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। ओके, जब मैं ये लिख चुका तो सेकंड टाइम मुझे ख्याल आया कि इसको ड्रैग करके ऑटो फिलिंग, क्योंकि ये तो सिर्फ 8 तक थे, फॉर एग्जांपल मैंने नीचे 9 और 10 तक भी जाना है। चलिए मैं इधर 9 भी लिख लेता हूँ, 9 और इज इक्वल टू, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं उसी को जो है ना अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, this multiplied by this, तो सॉरी equal to this this multiplied by this। ये चूंकि मैंने 9 को मल्टीप्लाई करना था, B9 मल्टीप्लाई B9, तो ये इसका मतलब मैनुअली करने से कुछ एरर एंड मिस्टेक भी हैं। सो अभी देखिए मैं इनको दोबारा से डिलीट करता हूँ, और अभी आप एक्सेल का मैजिक देखिए क्या है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने खुद से सिंपली इधर इनिशियल एक फार्मूला लिखा था B2 मल्टीप्लाइड बाई B2, सिर्फ इसको नीचे ऑटो फिल कीजिए। ये 9 कैसे आ गया, इसके अंदर जाके देखेंगे फार्मूला में, तो आप देखेंगे इसने लिखा हुआ है B3 मल्टीप्लाई बाई B3। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने की, इंतहाई इंपॉर्टेंट। और इसी को अगर आप ड्रैग करके नीचे लेके जाएंगे तो ये आपको ऐसी ही सिचुएशन नजर आएगी कि जिस बात से हम डरते थे कि ये तो B2 बाई मल्टीप्लाइड बाई B2 लिखेगा, लेकिन एक्चुअली तो इसने वैसा नहीं किया। इधर इसने B4 बाई B4 लिख दिया जो हम लिखना चाहते थे, इधर इसने B5 मल्टीप्लाइड बाई B5 लिख दिया नीचे, अगर आप देखेंगे। सो फार्मूला तो इसने करेक्ट लगाया। कैसे करेक्ट लगाया, इसको कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसेस। रिलेटिव रेफरेंसेस कि जब आप कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं, वैसे तो आपने देखा था जब कॉपी करते हैं आप ड्रैग करके, तो सिंपली कॉपी या फिल सीरीज के कंसेप्ट को यूज करता है, लेकिन जब आप फार्मूला को कॉपी करते हैं, तो एक्सेल इस बात को कंसिडर करता है कि जब हमारा सिलेक्शन पॉइंट था जिसमें हमने फार्मूला लगाया C2, तो कौन सा कॉलम यूज किया, B, C से एक पीछे वाला B, और कौन सी रो यूज की, 2, सेम रो जिसमें हम खड़े थे C2 में, तो रो नंबर यूज हुआ वो है 2। ये अब इसने अब इसी सीक्वेंस को लेके ये नीचे चलेगा, इसी से ये फर्क। और दूसरा जो मल्टीप्लिकेशन के बाद था वो भी क्या था, B, यानी कि जिधर आप खड़े हैं उससे एक कॉलम पीछे, और रो नंबर क्या था B2, उसी जिस रो में आप खड़े थे। तो इसी को ये फॉलो करेगा जिधर भी आप जाएंगे। फॉर एग्जांपल इधर गए तो एक्सेल ने जब इधर फार्मूला कॉपी किया तो इसी सीक्वेंस से किया कि ये होगा कॉलम नंबर एक पीछे वाला। सो C में हम खड़े हैं तो कॉलम नंबर पीछे वाला हो गया B, और रो नंबर सेम B4 मल्टीप्लाइड बाई B4। तो कल इसी को लेके आगे चलेंगे ताकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना एक ही दफ़ा वो ना हो जाए, जंक ना बन जाए। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे इसी चीज़ को आगे बढ़ाने की। अस्सलाम वालेकुम।